हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। दोस्तों, आज हमने एक नई शुरुआत की है। आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं टारगेट बैच। वो टारगेट है हमारा NTA नेट JRF 2022। अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, फॉर्म भी नहीं भरा जा रहा है। हमारे पास बहुत टाइम है, पर्याप्त टाइम है। हम इसको पूरा सिलेबस जो है कवर करवाएंगे। लेकिन उसके पहले हमने प्रारंभ किया है कि पिछले कुछ वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न आपके इस परीक्षा द्वारा पूछे जाते हैं आपसे। तो उसी क्रम में मैंने अभी आज एक वीडियो अपलोड किया था, जो था जून 2009 का ओल्ड पेपर सॉल्व पेपर मैंने सॉल्व करवाया है उसे। वो था। अब मैं ये जो सॉल्व करवाने चल रही हूँ ये 2009 का ही है, दिसंबर मंथ का। आपको पता है कि UGC या फिर NTA जो भी संस्था है, इसकी परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाती है। वर्तमान में कोरोना की वजह से इसका ये जो शेड्यूल है वो थोड़ा गड़बड़ हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्द ये अपने पुराने शेड्यूल पर स्थापित हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल में ख़त्म हुआ है आपका 2020 का जो पेपर था, वो वाला हुआ है 2021 में। लेकिन फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा टारगेट 2022 है। 2022 का जो शेड्यूल है उसी के हिसाब से NTA पेपर करवा लेगा। तो उसकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए आइए अब हम हल करते हैं 2009 दिसंबर 2009 का जो प्रश्न पत्र रहा हिंदी का। उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, यदि आप अपनी तैयारी को बहुत मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। स्मार्ट स्टडी क्लासेस आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करिए, वहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े या फिर आपको कोई सुझाव या प्रश्न है तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये सभी आप लोगों के लिए निःशुल्क हैं। वहाँ पर हम जितनी भी क्लासें करवाएंगे आपको उसका PDF भी उपलब्ध होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आज के इस प्रश्न के क्रम में। और पहला प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ये पूरा एक पेपर ही है। पहले जो होता था हिंदी का 2 पेपर होता था। हिंदी में दोस्तों इसका मतलब ये नहीं सिर्फ हिंदी का ही 2 पेपर होता था, यानी आपको जो भी सब्जेक्ट था जिससे आपने PG किया था और नेट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था तो उसका 2 पेपर पूछा जाता था। फर्स्ट पेपर कॉमन होता था और 2 पेपर जो होता था यानी सेकंड और थर्ड पेपर ये आपका सब्जेक्टिव हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में कुछ वर्षों से ऐसा नहीं, अब सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो कॉमन सबके लिए था और सब्जेक्टिव भी आपका एक ही पेपर होता है। तो वही ये पेपर है, सेकेंड पेपर है हिंदी का। हम सॉल्व करते हैं इसे। पहला क्वेश्चन है इसमें, आकारादिक्रम, लेखकों का क्रम, रचनाओं का कालक्रम तथा परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम में से साहित्य इतिहास लेखन की विधि कौन सी नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आकारादिक्रम ये जो है साहित्य इतिहास लेखन का क्रम प्रकार नहीं है, क्योंकि लेखकों के क्रम के अनुसार साहित्य इतिहास लिखा जाता है, रचनाओं के काल क्रम के अनुसार लिखा जाता है, और परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक यानी उस परिस्थिति में क्या विशेषता रही है समाज की या रचनाओं की, उसके आधार पर भी इतिहास लिखा गया। किंतु ये जो आकार आदि है ये कोई प्रकार नहीं है इतिहास लेखन का, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। गलत है, फिर भी ये क्वेश्चन के हिसाब से सही है। अब आप बताइए शब्दानुशासन के लेखक कौन है। तो शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खालिक बारी किसकी रचना है। जी हाँ मित्रों, आपको पता ही होगा खालिक बारी जो है अमीर खुसरो की रचना है। इनकी मुकरियाँ बहुत प्रसिद्ध है, मुकरियाँ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, आज भी हम सुनते रहते हैं इनकी पहेलियाँ और मुकरियों को। फिर पूछा गया था सूफी काव्य का उद्देश्य है। तो सूफी काव्य का उद्देश्य था प्रेम निरूपण यानी प्रेम को प्रतिस्थापित करना। अगला क्वेश्चन था, घनानंद बोधा, जसवंत तथा ठाकुर में से रीति मुक्त कवि नहीं है। तो जसवंत जो है रीति मुक्त कवि नहीं है, बाकी जो तीनों यहाँ पर बसते हैं वो आपके रीति मुक्त कवि हो जाते हैं। बिहारी को आप जानते हैं ये रीति सिद्ध कवि थे। रीतिकाल की धाराएं 3 भागों में विभक्त थी, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। फिलहाल इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे अपनी कक्षाओं में। अभी तो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब बताइए, जूही की कली कविता के लेखक कौन है। कवि के द्वारा लिखी गई ये कविता है। तो किसके द्वारा लिखी गई, निराला के द्वारा। जी हाँ, निराला को मुक्त छंद का प्रणेता कहा जाता है और यह इनकी ऐसी रचना था जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था और इसे केचुआ छंद या रबड़ छंद भी कहा जाता था। हालावाद के प्रवर्तक कौन है। तो हालावाद के प्रवर्तक है आपके हरिवंश राय बच्चन जी। आप इन्हें मधुशाला तो ज़्यादा जानते होंगे। मैं मधुशाला की मधुबाला पढ़ा होगा।
आपके सिलेबस में भी था ये, और अभी भी हम नेट की तैयारी करते वक्त हरिवंश राय बच्चन जी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम इस पर, तुम विद्युत बन जाओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा जी की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसमें 2009 में अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था गुलेरी। गुलेरी का मतलब हुआ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। दोस्तों मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे सीधे आपके प्रश्न का उत्तर बताते चलती हूँ। ऑप्शन नहीं बता रही हूँ यहाँ पर मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन और डायरेक्ट उसका आंसर दे दिया है, चारों ऑप्शन नहीं बताए हैं। ठीक है, तो आप इसको देखते रहिए। संचार माध्यमों में प्रयोग होता है, यानी आपसे पूछा जा रहा है संचार माध्यमों में किस प्रकार की हिंदी का प्रयोग होता है, तो वहां पर हिंदी का व्यवहारिक रूप प्रयुक्त होता है। अब आप यह बताइए संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या 33 है। भरत मुनि जी ने इसका वर्णन किया है भरतनाट्यम में। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? ये हमारे पाश्चात्य दार्शनिक है देरिदा जी। विखंडनवाद के प्रवर्तक है देरिदा। कविवचन सुधा के संस्थापक कौन थे? कविवचन सुधा के संस्थापक थे भारतेंदु जी। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 1893 में। अब आप ये बताइए शिव शंभु के चिट्ठे, अभी हाल ही में ये पूछा गया था नेट जेआरएफ के पेपर में, शिव शंभु के चिट्ठे के लेखक कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त जी है। मैं देखती आ रही हूँ ये क्वेश्चन जो है अभी 2009 का जो जून का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, और ये पूछ रहा दिसंबर वाले में, और अभी 2020 का जो हुआ है उसमें भी पूछा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के लेखक कौन है? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के लेखक है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ, और ये सरस्वती जो पत्रिका थी उसके 17 वर्षों तक उसके संपादक रहे, यानी 1903 से इसके संपादक हुए थे। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, यह एक पंक्ति है और प्रसाद जी के किस नाटक से लिया गया है? तो प्रसाद जी का एक नाटक था स्कंदगुप्त, उसी का ये वाक्य है जो आपसे परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर कुछ अक्षर दिए गए हैं, आपको बताना उनमें से आर्ध स्वर कौन सा है, या प श और ज्ञ में से आर्ध स्वर कौन सा है? तो आर्ध स्वर आपको पता है या और वा को कहा जाता है, यहाँ पर या दिया गया है, तो यह जो है आपका वो आर्ध स्वर है। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों में से पूर्वी हिंदी की नहीं है। ध्यान से पढ़िए। इसके पहले जो मैंने पेपर सॉल्व कराया 2009 का जून का, उसमें आपसे पूछा गया था कौन सा पश्चिमी हिंदी की नहीं है, और अभी ये पूछा जा रहा है कौन सी है जो पूर्वी हिंदी में नहीं है। यानी बोलियों से संबंधित एक क्वेश्चन इस परीक्षा का फेवरेट है, आपसे पूछा जाएगा तो आप सही परीक्षा को क्रैक करने के लिए बोलियों को अवश्य याद कर लीजिए। कौन से विभाग में कौन सी बोली बोली जाती है और किस उपभाषा के अंदर कौन सी बोली समाहित है। यहाँ पर अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां दी हुई हैं, और बिहारी हिंदी है, तो बिहारी जो है ये स्पष्ट तौर पर ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। बोली का लघुत्तम रूप क्या है? तो बोली का लघुत्तम रूप है वर्ण। अब यहाँ पर काल क्रम के अनुसार प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि नेट और जेआरएफ का फेवरेट क्वेश्चन है, और इसी से ये परीक्षा जो होती है वो कठिन हो जाती है यहाँ पे क्रमवाचक प्रश्नों के कारण। इस प्रकार के क्वेश्चन कम से कम वर्तमान में 20 या 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। पहले जो होता था, यानी जो पेपर अभी हम सॉल्व करवा रहे हैं उसमें 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 10 से 12 मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको 2 भागों में बटा हुआ था पेपर, तो इसलिए इसमें सिर्फ 10 या 12 होते थे। लेकिन वर्तमान में 100 क्वेश्चन का हो जाता है इस पेपर में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 20 से 25 तक मिल जाते हैं। चलिए आप बताइए काल क्रम की दृष्टि से आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पर दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जो जीवन काल रहा है 4 अक्टूबर 1884 से लेकर के 2 फरवरी 1941 तक। फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी का जीवन काल रहा है 27 अगस्त से 1906 तक, 21 अगस्त 1967 तक। ठीक है मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 19 मई 1979। ये देखिए 1979 यानी 1979। आप हिंदी के परीक्षार्थी हैं तो आपको हिंदी की गिनती में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद हम देखते हैं रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912
को और मृत्यु हो गई थी 30 मई सन 2000 ईस्वी में। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो कालक्रम मैंने दिया हुआ ये सही है। मैंने आपको ऊपर ही स्पष्ट कर दिया है कि मैं चारों ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, सिर्फ सही ऑप्शन यहाँ पर आपको करवा रही हूँ। अब आप बताइए पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है। यहाँ पर ये जो क्रम है कविवचन सुधा, सरस्वती, इंदु और हंस, ये इसका सही क्रम है। अब यहाँ पर जान लेते हैं इसका वर्ष क्या रहा है। तो कविवचन सुधा पत्रिका जो है इसका प्रकाशन वर्ष रहा है 1867 यानी 1867, और सरस्वती 1900, ये तो सार्वविदित है। इंदु जो है वो 1909, इंदु पत्रिका 1909, और हंस पत्रिका 1930। वर्तमान में भी हंस पत्रिका दिल्ली से संपादित की जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रकाशन काल की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। यहाँ पर 4 कहानियां दी गई हैं। 4 कहानियों पूछा तो गया है क्वेश्चन में, लेकिन इसमें से एक उपन्यास दिया गया है। ये परीक्षा एजेंसी द्वारा गलत प्रश्न पूछ लिया गया था, लेकिन कोई बात नहीं। अगर उसी का क्रम हम बताते हैं तो जैसे दुलाई वाली आपका हो गया हिंदी की पहली कहानी, इसे कुछ लोग मानते हैं दुलाई वाली, तो 1907 में आती है। उसके बाद आंधी आपकी आती है 1931 में, पाजेब 1942 में, और यारों के यार 1968। यारों के यार जो है वो कृष्णा सोबती का उपन्यास है, बाकी तीनों कहानियां हैं। यहाँ पर इसको आप याद करके रखिए। कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। 4 निबंध दिए गए हैं, शिव शंभु के चिट्ठे, आत्माराम की टेटें, श्रृंखला की कड़ियां और विषाद योग। ये शिव शंभु के चिट्ठे बाल मुकुंद का है और ये कब आया था 1877 यानी 1877 में। आत्माराम की टेटें 1903 में। 1903 में ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इसको भी आप याद करके रखिए। आप एक दूसरे से जोड़कर रखेंगे तो आपको सन वाले क्वेश्चन याद करने में दिक्कत नहीं होगी। श्रृंखला की कड़ियां आता है 1942 में लिखा गया था, और विषाद योग 1974 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला देते हैं काल क्रम की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। पहला उपन्यास यहाँ पर भूतनाथ, डूबते मस्तूल, कब तक पुकारू और अंतिम अरण, यह इसका सही कालक्रम है। लेकिन प्रकाशन किसका कब हुआ था। भूतनाथ का प्रकाशन हुआ था 1907 में, डूबते मस्तूल आया था 1954 में, कब तक पुकारू ये राघव जी का 1957 में, और अंतिम अरण्य 2000 में। यानी यहाँ पर इसका जो क्रम दिया गया है वो इस प्रकार है, भूतनाथ, डूबते मस्तूल, कब तक पुकारू और अंतिम अरण्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सही युग में पूछा जाता है आपसे कि कवि और रचना को सम्मिलित करना है। तो नरपत नाल जी की रचना है विशल देव रासो, दलपत विजय की रचना है खुमार रासो, नाल सिंह की रचना है विजयपाल रासो, जगनिक का है परमाल रासो। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन भी है आपका मिलान वाला ही है। सही युग में आपको बताना है, कवि दिया गया है, उनकी रचनाएं दी गई है, कौन से कवि की कौन सी रचना है, इसको मैच करना है। मैंने यहाँ पर मैच कर दिया, आपको सिर्फ पढ़ना है, उसको याद करना है। भारतेंदु की रचना है भारत दुर्दशा, आप इससे परिचित होंगे भली भांति। जयशंकर प्रसाद की रचना है प्रायश्चित, जगदीश चंद्र माथुर का है दशरथ नंदन, भीष्म साहनी का है कबीरा खड़ा बाजार में। अगला क्वेश्चन भी यही है, पंक्ति और रचनाकार। पहली पंक्ति यहाँ पर कौन तुम मेरे हृदय में, यह पंक्ति है महादेव वर्मा, जिन्हें कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। न जाने नक्षत्रों से कौन, यह सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में छाई, यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की। और सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त जी की है, यशोधरा से ली गई है। अगला है कहानी और कहानीकार का मिलान करना है। तो यही सच है, यह कहानी किसकी है, मन्नू भंडारी जी की। हाल ही में मन्नू भंडारी जी का निधन हो गया। और परिंदे हैं आपके निर्मल वर्मा जी की। फूलों का कुर्ता यशपाल जी का है, और जिंदगी और जोक अमरकांत की है। अगला आपसे पूछा जा रहा है कौन सी कृति किसकी है। तो ईश्वर की अध्यक्षता में यह कृति है लीलाधर जगूड़ी की। अबूतर कबूतर उदय प्रकाश का है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, जलसाघर श्रीकांत वर्मा का। अब यहाँ पर आ गया काव्य पंक्ति और कवियों को सुमिलित करना है। कौन से कवि ने कौन सी पंक्ति कही है। पहले जो पंक्ति है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने को सयानप बांक नहीं, और इस प्रकार पूरी लाइन है, घनानंद की है ये। अबलो नसानी अबना नसय हो, ये तुलसीदास जी द्वारा कही गई है। सट पटात से सस मुखी, मुख घूंघट पर ढांक, यह बिहारी द्वारा, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया, कोई बात नहीं, ये बिहारी की पंक्ति है। ऊधो मन न भय 10-20, यह आप कहा आपको सूरदास जी ने। भ्रमर गीत में इसका वर्णन है। और यहाँ पर आप देखिए रेखा चित्र और रचनाकार। रेखा चित्र है पद्म पराग,
यहाँ पर इनका तो याद करना आप लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा। बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा जी की बहुत प्रसिद्ध है। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी आप जानते ही हैं। और रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी जी का रेखा चित्र है। अब यहाँ पर ये आत्मकथा दी गई है। आत्मकथा में ये चारों की चारों बहुत ही महत्वपूर्ण, हर बार इन्हीं चारों में से कोई ना कोई आत्मकथा से संबंधित या फिर कोई वाक्य आ जाता है, कोई पात्र आ जाता है, या फिर इसके लेखक कौन है। अब तक जो रिकॉर्ड रहा है लगभग लगभग हर परीक्षा में पूछा गया। ये एनटीए और एनटीए चाहे करवाए चाहे यूजीसी करवाए। तो अन्ना से अनन्या जो है प्रभा खेतान का है। ये बसेरे से दूर बच्चन जी का है, यानी हरबंस राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पिता, आप परिचित हैं इनसे। और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी जी का है। सही सुमेलित करना है आपको पत्रिका और उसके संपादक। हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव, संचेतना पत्रिका के संपादक महीप सिंह, और आलोचना जो पत्रिका उसके संपादक रहे अरुण कमेल। दस्तावेज नाम पत्रिका के संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी जी रहे थे। इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया था। यहाँ पर कुछ काव्य पंक्तियां दी गई हैं और कवि के नाम आपको सुमेलित करने हैं। पहली पंक्ति है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। यह पंक्ति है निराला जी की। निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगली पंक्ति है, सया सकत पर दुग्ध धवल तन वंगी गंगा ग्रीष्म विकर। यह पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत जी की। सखी वे मुझसे कह कर जाते, यह पंक्ति है गुप्त जी मैथिली सर गुप्त की। यह लाइन देखिए अभी कुछ देर पहले भी आपको मिली हुई थी, जिसने पूछा जा रहा था, और ये अभी यहाँ पर भी आ गई है। और 2009 वाला जो जून का था उसमें पूछा गया था। सस मुख पर घूंघट डाले, यह है जयशंकर प्रसाद जी का। पंक्तियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद करना है इसको। इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। चलिए आप बताइए, यहाँ पर नाट्य कृति है और इसके पात्र। अभी भी मैंने आपसे कहा था ना, पात्र के बारे में पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त जो नाटक है उसका पात्र कौन है? चाणक्य है। आधे अधूरे का पात्र महेंद्रनाथ, और कोणार्क का पात्र विशु है। अंधा युग का पात्र अश्वत्थामा है। अगला है नाटक और नाटककार को सुमेलित करना है। कोर्ट मार्शल नाटक है, और वह नाटक किसका है? स्वदेश दीपक का है। इतिहास चक्र नामक नाटक है दया प्रकाश सिन्हा का। अन्वेषक प्रताप सहगल का। और कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी जी का सुप्रसिद्ध नाटक है। सिद्धांत और चिंतक सुमेलन करना है आपको। इसका कौन सा सिद्धांत किस चिंतक ने दिया था? पहला सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है अनुमितिवाद। अनुमितिवाद है शंकु का। उत्पत्तिवाद है भट्टलोरट का। साधारणीकरण है भट्टनायक का। और अव्यक्तिवाद है अभिनव गुप्त का। मित्रों, ये तो रहे इस प्रकार के क्वेश्चन। उसके अलावा 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे स्थापना और तर्क के। स्थापना और तर्क के तो मैंने उसे यहाँ पर लिखा नहीं, मैं आपको वैसे पढ़कर बता देती हूँ, आप ध्यान से सुनते रहिए। पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, नाद सौंदर्य का योग कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। यह स्थापना दिया गया था। फिर उसका तर्क था, यानी किस तर्क से इसको सत्य साबित करेंगे। तर्क दिया हुआ था, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तो ये दोनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाते हैं। अगला था, व्यक्तिवाद का एक रूप अहमवाद है। और तर्क क्या दिया गया उसका? अहमवादी व्यक्ति समाज का तिरस्कार करता है। ये दोनों कथन सत्य माने गए हैं। फिर यहाँ पर था, सिद्धांतता प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? इसका तर्क के रूप में कहा गया, शासन प्रायः प्रजा के हित में समर्पित होता है। यह दोनों कथन ही सत्य माना गया है। अगला था एक और, देखते हैं हम इसको। ए यानी कि स्थापना, कला की सर्जना आत्मिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? आत्मिक क्रिया है। अब उसका तर्क दिया गया था क्या? आध्यात्मिकता और कला अन्योन्याश्रित हैं, यानी एक दूसरे पर आश्रित हैं। यह दोनों कथन सत्य हैं। अगला था, बड़े बड़े राज्य उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए हैं। तर्क के रूप में, क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है। ये दोनों ही कथन सत्य हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया आपसे, ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है। अब तर्क के रूप में देखिए क्या कहा है इन्होंने कहा है, क्योंकि चित्र काव्य रस की सृष्टि नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर चित्र काव्य रस की सृष्टि नहीं कर पाता, ये गलत मान लिया गया। ए सही है, यानी ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है, ये तो सत्य है। किंतु अगला जो उसका तर्क दिया गया है, क्योंकि चित्र काव्य रस की सृष्टि से नहीं कर पाता, यह गलत हो गया है। एक है और क्वेश्चन जो कि लास्ट है इस परीक्षा जो करवाया था इसे 2009 का दिसंबर के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है
कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक की सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। अब तर्क है इसका, क्योंकि इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता है। वास्तव में यह सत्य है, क्योंकि कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो इस प्रकार इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए यह जो स्थापना और तर्क है वह सत्य माना गया। मित्रों, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप इसका रिवीजन करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न को मैच करते हुए, यानी आपने जो पढ़ा, जो भी प्रश्न आपने पढ़ा, सिर्फ आप उसे सरसरी निगाह से ना पढ़िए। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप उसे अच्छे से याद करते हुए, रिवीजन करते हुए चलिए। अपने समय का सदुपयोग करिए। आपने जो लक्ष्य अपने लिए निर्धारित कर रखा है उसको पाने के लिए जान लगा दीजिए, जाने मत दीजिए। तो चलिए ठीक है, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और कैसा रहा आपका दिन और कैसी रही आपकी शुरुआत, आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमसे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े और अपने सुझाव दें। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पर कमेंट करें। ठीक है मित्रों, हमारे चैनल पर आपको विभिन्न विषयों की तैयारी करवाई जा रही है। सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट है, कंटेंट वाइज टॉपिक सभी आपको पढ़ाए जा रहे हैं। आप जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं होगी। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप जो भी पढ़ना चाहते हैं सर्च करिए, उसे पढ़िए और अपनी परीक्षा को मजबूती प्रदान करिए। क्योंकि बहुत ही जल्द, चाहे सरकार बदले या जो पुरानी सरकार है वही रहे, जो चाहे जो भी हो, सबकी प्राथमिकता यही होगा। क्योंकि युवा आजकल सभी सरकारों से काफ़ी नाराज है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ निकाल कर उनको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। चलिए ठीक है, अपनी तैयारी करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी।